नमस्कार। द स्वतंत्र की इस विशेष पेशकश में आपका स्वागत है। तेजस्वी यादव को आज महागठबंधन ने अपना मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित कर दिया है। ये ऐसी घोषणा है जो महागठबंधन के जितने भी समर्थक होंगे वो शायद बहुत समय से इंतजार कर रहे थे। तो क्या ऐसी ये घोषणा करने में देर कर दी या ये सही समय है या कुछ पहले कर दिया होता तो बेहतर होता? हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है राष्ट्रीय जनता दल की प्रवक्ता, प्रखर प्रवक्ता कंचना यादव जी। कंचना जी, बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। हम लोग फिर से मिलकर इस पर बिहार चुनाव पे बातचीत कर रहे हैं और देखिए आगे कहाँ कहाँ जाता है। आज तो आपके आप जिधर गठबंधन जी। आप जिधर घुमाएंगे उधर जाएगा बिहार का चुनाव। अरे, हम तो चाहते हैं कि बिहार का चुनाव सही दिशा में ही रहे, लेकिन आज आप लोगों ने एक बड़ी घोषणा की, एक बहुप्रतीक्षित घोषणा की अपने समर्थकों के लिए, क्योंकि उसके बाद से ये कहा जा रहा है कि कई लोगों का ये कहना है कि अगर ये घोषणा कुछ पहले होती तो शायद बहुत बेहतर होता। लेकिन आज जो ये घोषणा हुई है, इसको कंचना यादव किस तरह से देखती हैं? सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं कि ये तो बहुत नेचुरल था कि हाँ। महागठबंधन में सीएम का फेस वो तेजस्वी यादव ही होंगे। ये चाहे अन्य जो घटक दल हों, चाहे वो सीपीआईएमएल हो, सीपीआई हो, वीआईपी हो, सारी पार्टियां यही सबका यही कहना था कि भाई 2020 में तेजस्वी यादव जी ही सबसे बड़े चेहरे थे। सबसे बड़े चेहरे में जब कहूं तो वो चाहे एनडीए हो या इंडिया गठबंधन महागठबंधन रहा हो, उसमें सबसे बड़े चेहरे के तौर पर थे और हम एकदम क्लोज फाइट दिए हुए थे और कुछ हजार 12,000 लगभग वोटों से हमें हराया गया था। वो भी जबरदस्ती हराया गया था। हम 2020 में भी मुख्यमंत्री हो जाते तेजस्वी जी। और इस बार भी बहुत स्वाभाविक था ये तो हम आपके बीच में, हमारे बीच में, पब्लिक के बीच में था कि महागठबंधन जीतने के बाद मुख्यमंत्री चेहरा तेजस्वी यादव ही होंगे। कांग्रेस ने आज ऑफिशियली इसको अनाउंस किया, उसके लिए धन्यवाद कहा गया, लेकिन शायद ये अनाउंस भी करने की जरूरत नहीं पड़ती क्योंकि ये हर जगह था कि हाँ यही तो मुख्यमंत्री चेहरा है। हर कोई मान रहा था यही मुख्यमंत्री, क्योंकि सीपीआईएमएल तो दावा कर नहीं रही है, सीपीआई दावा कर नहीं रही है, ना वीआईपी मुकेश सहनी दावा कर रहे हैं कि वो मुख्यमंत्री चेहरा होंगे। वो तो उप मुख्यमंत्री कर रहे। कांग्रेस में कोई चेहरा है नहीं जो मुख्यमंत्री चेहरा होगा। और सारे जो वादे हैं जो बिहार चुनाव के लिए या जनता के मुद्दों को हम कैसे उठाएंगे, उस सब सारी की घोषणा जो तेजस्वी जी खुद कर रहे थे। तो वही नेचुरल चेहरा थे। लेकिन क्योंकि एक परसेप्शन का खेल होता है राजनीति, और इसमें जो एनडीए जो है वो बार बार ये कह रही थी कांग्रेस नहीं मान रही है, कांग्रेस अपना चेहरा नहीं मानती है। मीडिया घरानों में जिस तरीके से चर्चा चल रही थी कि बस कोई मुद्दा नहीं बिहार का, बस सीएम चेहरा कौन होगा उसी पे बात करने को तैयार थी। तो हमको लगता है कि शायद ये पूर्ण विराम लग गया है और इसको लगाने की भी जरूरत थी जो कांग्रेस ने लगाया। और ये हम सब जानते थे तेजस्वी जी ही चेहरा होंगे। ये मीडिया के लिए हो सकता है और ये एनडीए के लिए हो सकता है, उनके लिए ये अनाउंसमेंट आज किया गया है जी। लेकिन जनता के लिए भी कई बार कंचना जी ये जरूरी हो जाता है, क्योंकि मैं इसलिए ये कह रहा हूं कि इसमें अगर थोड़ा पहले करते तो बेहतर होता। देखिए, चुनाव के दौरान जनता में भी 10, 15, 12% लोग ऐसे होते हैं जो ये देखते हैं कि हमारा मुख्यमंत्री कौन बनेगा। मैं आपसे एक उदाहरण देकर के जरूर पूछूंगा, क्योंकि देखिए, जब अरविंद केजरीवाल पहली बार दिल्ली का चुनाव लड़ रहे थे 2013 में, तो उन्होंने उस चुनाव को शीला दीक्षित विरुद्ध अरविंद केजरीवाल बना दिया था। उन्होंने हर जगह अरविंद केजरीवाल ने अपने आप को खड़ा किया, अपने पोस्टर खड़े किए और जनता के बीच एक ये चॉइस गई कि आप किसको अपना मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं। तो कुछ जनता में भी एक बड़ा वर्ग होता है जो ये सोचता है कि हम किसे अपना मुख्यमंत्री चुने, और उनके लिए ये नाम घोषित होना, आधिकारिक तौर पर घोषित होना बहुत मायने रखता है। तो क्या थोड़ा और पहले कर देते तो बेहतर होता? देखिए थोड़ा और पहले करने की बात कहें विक्रांत जी, तो आपको ही मालूम है कि तेजस्वी जी जितने भी भाषण करते थे या जहां भी जा रहे हैं वहां पर हमेशा यही कह रहे हैं कि इस बार तेजस्वी सरकार, इस बार आप मुझे मुख्यमंत्री बनाइएगा तो यह होगा। तो जनता के बीच में मैसेज बिल्कुल साफ था, वन टू वन मैसेज था। लेकिन कहीं ना कहीं एक एक परसेप्शन बिगाड़ने की कोशिश एनडीए के द्वारा और मीडिया के द्वारा की गई। और ठीक है, कांग्रेस ने देर किया अनाउंसमेंट, जैसा कि अशोक गहलोत जी ने कहा कि वो उनके स्ट्रेटजी का एक पार्ट था उन्होंने, लेकिन देर आया दुरुस्त आया। हमारा तो आया तो सही,
उधर एनडीए का तो आ भी नहीं रहा है। जो इतनी बार मुख्यमंत्री रहे हैं, जिनके चेहरे का इस्तेमाल करके, जिनके वोट बैंक का इस्तेमाल करके भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ रही है, वही अमित शाह जी कहते हैं कि हम चुनाव के बाद हमारे विधायक दल सारे डिसाइड करेंगे कि हमारे मुख्यमंत्री कौन होंगे। ऐसा तो पहले नहीं था। 2005 हो, 10 हो या 20 हो, आप हमेशा जब चुनाव लड़े नीतीश कुमार जी के साथ, तब तब आपने कहा कि ये हमारे मुख्यमंत्री चेहरा है। आखिर में 2025 में ऐसा क्या हो गया कि आप नीतीश कुमार जी को डायरेक्टली अपना मुख्यमंत्री चेहरा मानने को तैयार नहीं है? और दूसरा, क्योंकि आपने अरविंद केजरीवाल जी का उदाहरण दिया, तो एक मैं और आपको मजाक बताना चाह रही हूँ। जो बिहार में एक मजाक चल रहा है वो ये कि प्रशांत किशोर का जब चल रहा था कि ये चुनाव लड़ेंगे, है ना, तो मीडिया में सब ये एक सर्वे करके, पता नहीं अचानक से रातों रात सर्वे इनका हो जाता है, लेकर आते हैं और दिखाते हैं कि 35% चेहरा जो है वो तेजस्वी को मान रहे। पहले 40 दिखाते थे, आज से 6 महीने पहले वो 40% दिखाए, फिर 38% दिखाए, फिर 36% दिखाए, फिर 34% दिखाए। तो इस तरीके से आप देखिए कि वो लगातार कम करते चले जा रहे हैं, लेकिन बढ़ा किसका रहे हैं? बढ़ा रहे हैं प्रशांत किशोर का। अब जब मुख्यमंत्री चेहरा वो होते कब अपने पार्टी का, जब वो चुनाव लड़ते, तब भी उनका 22% दिखा रहे थे, जब वो कह रहे थे कि मैं राघोपुर से चुनाव लड़ूंगा। और आज भी मीडिया वाले जो दिखा रहे हैं कि इतना परसेंट जनसुराज को वोट मिल रहा है, उनके चेहरे पर वो, उनका चेहरा तो है ही नहीं। प्रशांत किशोर पांडे का चेहरा तो है ही नहीं। तो फिर किस चेहरे के बेसिस पे आप दिखा रहे हो कि इतना परसेंट वोट मिल रहा है? इसका मतलब कि आप लोग, एक होता है ना खुला खेल, फर्रुखाबादी, आप एक खुला खेल कर रहे हो। आपको लगता है कि आप खुदा हो, आपको लगता है, मीडिया को लगता है कि इतने बड़े ये खुदा हैं कि ये जिसको बताएंगे कि ये मुख्यमंत्री चेहरा, ये इनका इतना परसेंट वोट मिल रहा है, उनको उतना ही परसेंट वोट मिलेगा। दरअसल ये परसेप्शन की जो लड़ाई है, इसमें पूरी तरह से मीडिया जो है वो, चाहे प्रशांत किशोर के साथ हो, चाहे वो एनडीए के साथ हो, खड़ी है और झूठ मूठ मूठ के कुछ आंकड़े पेश कर देती है। हमारे गठबंधन में कुछ सीटें थी जहां पर आमने सामने फाइट हुई, आज तक विड्रॉ का करने का नाम है, जैसा कि सीपीआईएमएल के महासचिव ने बताया कि विड्रॉ भी कुछ नाम किए जाएंगे। 95% सीटों पर बिल्कुल अच्छे से लड़ाई हो रही है। 5 सीटों पर, वहां पर भी क्या कह रहे हैं ये लोग कि ये लोग आपस में लड़ रहे हैं। मतलब हम, अगर हमारे कैंडिडेट, मान लीजिए आरजेडी का एक कैंडिडेट या वीआईपी का एक कैंडिडेट कांग्रेस के सामने लड़ रहा है, हम लोग आपस में लड़ रहे हैं, तो मतलब आप तो लड़ाई से बाहर ही हो। चर्चा तो हमारे ही कैंडिडेट का हो रहा है ना, आपकी तो चर्चा हो नहीं रही कि आपसे हमारी लड़ाई चल रही है। आप लड़ाई से पहले ही बाहर हो चुके हैं। तो इसका मतलब हमारी गठबंधन का जो सीएम फेज को लेकर परसेप्शन बनाने की कोशिश हुई या सीटों को लेकर परसेप्शन बनाने की कोशिश हुई, कारण सिर्फ यह रहा कि तेजस्वी यादव जी जो बड़े बड़े अनाउंसमेंट किए हैं, चाहे नौकरी को लेकर, चाहे महिलाओं को लेकर, ये सारे मुद्दे दब जाएं और बात सिर्फ और सिर्फ सीएम चेहरे पे हो। हम तो साफ कह रहे हैं कि कोई तो बता दे कि एनडीए में इतने घटक दल हैं, जीतन राम मांझी जी हैं, जीतन राम मांझी जी, हम उनकी पार्टी है, लेकिन हम और हमारी बहू, हमारे दामाद और हमारी समधन, मतलब 6 टिकट में तो 3 तो इनके घर के हो गए, लेकिन परिवारवाद वहां कहीं नहीं दिखेगा। आप चिराग पासवान जी की पार्टी में, क्या वो नीतीश जी को अपना मुख्यमंत्री मानने को तैयार है? जीतन राम मांझी जी कह रहे हैं अनाउंसमेंट होना चाहिए, लेकिन क्या वो मानने को तैयार है? या बीजेपी या उपेंद्र कुशवाहा जी, जितने भी उनके पार्टी में घटक दल हैं एनडीए में, कौन कौन मानने को तैयार है? यहाँ तो सब आज ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस की, वहां तो ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस भी अभी तक नहीं हुआ। हम कह सकते हैं कि हमारी सीटें लिस्ट आने में देरी हुई है, इसको हमें डिनाई हम नहीं कर सकते। हाँ, लिस्ट आने में देरी हुई है, बहुत समय लगता है कभी कभी कैंडिडेट फाइनलाइज करने में। महागठबंधन है और गठबंधन का काम तो कोई डिक्टेटरशिप से चलता नहीं है कि हाँ आपको इतना दे दिया, आपको इतना ही लड़ना होगा। चिराग पासवान जी भी तो बहुत सीटें मांगे थे, मिली कितनी? और जो भी सीटें मिली वो जदयू की, या तो सिटिंग सीटें या वो सीटें हैं जो जदयू जिस पे लड़ती थी, तो उससे नीतीश कुमार जी नाराज हुए। और आपने देखा होगा कि एक मंच पे नीतीश कुमार जी भाषण दे रहे हैं और एक माला लेकर एक महिला को पहनाते हैं। हम ये नहीं कह रहे कि महिला को माला पहनाना गलत है, इतना भी ने हम ये नहीं करे, लेकिन पीछे से जो संजय झा उस माला को पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं, नीतीश कुमार को रोकने की कोशिश कर रहे हैं, वो अपने आप में यह संकेत है कि नीतीश कुमार जी को कंट्रोल किया जाता है।
नीतीश कुमार जी को कंट्रोल, नीतीश कुमार जी क्या बोलेंगे, नीतीश कुमार जी क्या नहीं बोलेंगे, नीतीश कुमार जी माला पहनाएंगे या नहीं पहनाएंगे, नीतीश कुमार जी कितनी सीटें मिलेंगी। लेकिन आज अपने होशो हवास में पहले वाले नीतीश कुमार जी होते तो 101 सीट पर वो कतई नहीं मानते। लेकिन ये जो बीजेपी के एजेंट जदयू में घुसे हुए हैं, वो सिर्फ और सिर्फ नीतीश कुमार जी को सत्ता की कुर्सी से दूर तो छोड़िए, वो कुर्सी के लिए नॉमिनेट भी नहीं हो पाए कि हाँ वो मुख्यमंत्री चेहरा होंगे। उनकी पार्टी को पूरी तरह से खंड खंड करके ये लोग मानेंगे, और बीजेपी यही चाहती है, बीजेपी के प्लांटेड एजेंट है। तो हमारी तरफ कांग्रेस हो या आरजेडी हो या लेफ्ट हो, हर हर किसी की प्रॉब्लम जो है, अगर रही है सीटों की डिमांड रही है। मुकेश सहनी जितने दिन से कहते थे कि मैं ही डिप्टी सीएम बनूंगा, आज वो भी एक बड़ी वो भी घोषणा कर। वह भी है ना। बहुत दिन से वो कह रहे थे कि मैं ही डिप्टी सीएम बनूंगा, समय होने पर आज उनका भी घोषणा कर दिया गया जी। तो जिस तरीके से आज तेजस्वी जी ने चैलेंज किया कांग्रेस से, अशोक गहलोत जी ने भी बोला कि हमने तो अब अपना चेहरा बता दिया है, अब बीजेपी भी साफ करे कि चुनाव जीतने के बाद कौन होगा मुख्यमंत्री। आपको कितनी उम्मीद है कि बीजेपी ये साफ कह पाएगी चुनाव से पहले तक कि नीतीश कुमार ही चुनाव जीतने की स्थिति में उनके मुख्यमंत्री होंगे? यह बीजेपी नहीं कहेगी, क्योंकि बीजेपी को मालूम है कि बीजेपी हमेशा जो पीछे पीछे रही है, इनका एक सपना रहा है। अब अगर आप जो बीजेपी के डिप्टी सीएम हैं, है ना, अगर उनकी बातों को सुन लीजिए तो वो कहते हैं कि अटल बिहारी वाजपेयी जी के सपनों को पूरा करने का समय आ गया है। मतलब अटल बिहारी वाजपेयी जी चाहते थे कि बिहार में बीजेपी की अकेले की सरकार बने, किसी की पिछलग्गू बन के ना बने, किसी के साथ की जरूरत ना बने। तो वो कहते हैं कि अटल बिहारी वाजपेयी जी के सपनों को साकार करेंगे। तो ये साफ कहते हैं कि आप अब नीतीश कुमार जी को अपना नेता मानने को तैयार नहीं हो। आपको बस डर इस बात का है कि अगर आप यह कह दो कि नहीं बीजेपी का मुख्यमंत्री होगा आगे, जदयू से नहीं होगा मुख्यमंत्री चेहरा, तो आपको यह डर है कि नीतीश कुमार जी के वोटर्स आपको वोट नहीं करेंगे। तो आपका संबंध नीतीश कुमार जी से अब नहीं है, आप संबंध स्थापित करना चाहते हो जदयू के वोटर से, जो जदयू को वोट करते हुए आए हैं वो वोटर चाहिए। यह भी एक तरीके का विश्वासघात है। मतलब आप वोटर्स को जो नीतीश कुमार जी को मानते हैं या हमेशा से उनके साथ इमोशनली जुड़े रहे हुए हैं, आप उनके समर्थकों को धोखा दे रहे हो, ये कहते हुए कि नीतीश कुमार जी होंगे नहीं होंगे बाद में तय करेंगे, ये तय करेंगे। उनको अगर आप बाद में हटाते, इनकी सरकार तो नहीं बननी है, लेकिन विपक्ष में भी तो रहेंगे कि नहीं रहेंगे? विपक्ष में तो रहेंगे। और अगर आप विपक्ष के भी नेता नहीं बनाइएगा नीतीश कुमार जी को, तब भी आप जो जदयू के वोटर्स हैं उनके साथ विश्वासघात कर रहे हो। और ये बात जदयू के वोटर्स बहुत अच्छे से समझ रहे हैं कि नीतीश कुमार जी को निपटाने का प्लान पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी बना चुकी है। चाहे अमित शाह जी हो आते हैं बिहार, चाहे मोदी जी हो आते हैं बिहार, चाहे आप देख लीजिए कि अभी जो एक योजना महिलाओं के 10 खाते में 10-10 हजार रुपए की जो योजना नीतीश कुमार जी की सरकार ने लागू किया था, उसमें उसकी घोषणा करते हैं प्रधानमंत्री जी। मतलब मुख्यमंत्री महिला स्वरोजगार की जो घोषणा होती है उसकी घोषणा मुख्यमंत्री नहीं करते, प्रधानमंत्री आकर करते हैं। और वो पहले यह तय हुआ रहता है कि ये मुख्यमंत्री जी खुद करेंगे। जिस दिन हुआ उसके 2 दिन पहले तो मोदी जी का फोन आया और मोदी जी ने रोक दिया उसको कि नहीं मैं आऊंगा, मैं इसकी घोषणा करूंगा। तो इसका मतलब साफ है कि अब जो काम भी है और नीतीश कुमार जी का, ये नहीं चाहते कि कोई काम जो है वो नीतीश कुमार के नाम पर हो, वह काम अब प्रधानमंत्री मोदी के नाम पर हो। तो मोदी तो बिहार में मुख्यमंत्री बनने आ नहीं रहे हैं। और बीजेपी का चेहरा है कौन, है ना? आप सम्राट चौधरी को बनाइएगा जो एफिडेविट हाफिडेविट बोलते हैं और जिनके डिग्री पर भी मतलब पता नहीं कहाँ कहाँ से पढ़ के आ गए हैं और 7वीं फेल है कि 7वीं पास है। हम तो डिग्री पर हम नहीं जाते हैं। हमें हमें लगता है कि बहुत बड़े बड़े लीडर इस देश में हुए हैं, है ना। उनके डिग्री का मतलब ये सिर्फ ये नहीं होता कि आप कहीं किसी बड़े यूनिवर्सिटी में गए हो और वहां पढ़े हो। आप पॉलिटिक्स में हो, पॉलिटिकल ग्राउंड को समझते हो, वो आपकी असली डिग्री होती है। जनता के मैदान में आप जनता को समझते हो, वो आपकी डिग्री है। लेकिन इनकी क्या है, ये हमेशा तेजस्वी जी की डिग्री पर सवाल उठा रहे हैं। अब सवाल जब इनके लोगों की डिग्री, मोदी जी की डिग्री पर बात आई तो फर्जी डिग्री लेकर आए। बताइए, एंटायर पॉलिटिकल साइंस में दिल्ली यूनिवर्सिटी में इन्होंने पढ़ाई कर ली, लेकिन आज हाई कोर्ट का सहारा लेकर उनको अपनी डिग्री छुपानी पड़ती है। और इनके
उप मुख्यमंत्री बिहार में 7वीं फेल है कि 7वीं पास है। जनता को यह नहीं चाहिए कि आप बहुत पीएचडी हो, आप बहुत पढ़े लिखे हो। जनता को यह चाहिए कि आप जो भी हो साफ साफ हो, आप जो भी हो हमसे विश्वासघात नहीं कर रहे हो, आप जो भी हो हमसे झूठ नहीं बोल रहे हो। आपका आपके ऊपर इतने मर्डर के चार्ज हैं, आपके ऊपर ये हैं, आप उनको चेहरा बनाइएगा। आप किसको चेहरा बनाइएगा? नीतीश कुमार जी चेहरा नहीं तो कौन है चेहरा भारतीय जनता पार्टी में? यह भी बीजेपी को साफ कर देना चाहिए। बिहार है, ये राजस्थान नहीं है, या फिर मध्य प्रदेश नहीं है जहां पर्ची से जो चिट से नाम बताइएगा। चिट से नाम यहाँ नहीं बिहार में पता चलता है, चिट से नाम नहीं चलता है। यहाँ चिट से नाम दीजिएगा तो पट हो जाइएगा। ये बात इनको समझ जानी चाहिए। और अब सवाल ये जरूर है कि एनडीए में खलबली मची होगी, भारतीय जनता पार्टी में खास खलबली मची होगी, क्योंकि नीतीश कुमार जी को भी अगर ये पहुंचा होगा कि यहाँ मुख्यमंत्री चेहरा तेजस्वी उधर हैं, तो यहाँ से भाई एक प्रेशर बनाने की कोशिश कुछ जो नेता हैं जदयू में, जो कि नीतीश कुमार जी की तरफ है, जो बीजेपी के एजेंट नहीं है, वो भी एक प्रेशर बनाने की कोशिश करेंगे कि इनके मुख्यमंत्री चेहरा को घोषित करिए। और कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बिहार में जा रहे हैं, देखते हैं कि कल वो बेगूसराय जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, करें कर्पूरी ठाकुर जी की जमीन से सबसे पहले अपनी जो है चुनावी घोषणा करेंगे। तो वहां पता चल जाएगा कि वो मुख्यमंत्री जी को कितना भाव देते हैं, मुख्यमंत्री जी को अपने साथ में रखते हैं या नहीं रखते हैं, या मुख्यमंत्री चेहरा की घोषणा करते हैं या नहीं करते हैं। कल बहुत कुछ चीजें उधर से क्लियर हो जाएंगे। कंचना जी, आज तेजस्वी, वैसे तो जंगल राज की बात देश की मीडिया तो बहुत करती रही है, आज तेजस्वी जी ने भी उसकी बात की और ये कहा कि असली जंगल राज पिछले 20 सालों में देख रहे हैं कि किस तरीके से जो हत्याओं का आंकड़ा उन्होंने दिया। उन्होंने कहा मुख्यमंत्री निवास के बाहर गोलियां चल जाती हैं, उनके निवास के बाहर गोली चल जाती है और रोज हत्या बलात्कार इस तरह की घटनाएं हो रही हैं। तो इस जंगल राज की बात क्यों नहीं की जाती? क्यों केवल जो 20 साल पहले का कोई समय था जिसको लेकर के कोर्ट ने किसी दूसरे मामले में टिप्पणी की, लेकिन जोड़ा गया हमेशा इससे, तो इन सब चीजों को लेकर क्या कहा जाए? तो किस मीडिया से एक्सपेक्ट करिएगा आप? कल मैं ही एक्स पे एक पोस्ट पढ़ रही थी और वो पोस्ट काफी वायरल हुआ, और वो पोस्ट को लिखे थे शीतल पी सिंह जी, जो एक शीतल जी बहुत ने। अच्छे जाने हाँ। माने पत्रकार हैं। वो पोस्ट लिखे थे और वो बताते हैं कि जिनकी आबादी जो है सिर्फ 3.3% बिहार में है, और उसमें 5 पैनलिस्ट होते हैं एक चैनल पे। 5 पैनलिस्ट में 4 जो होते हैं वो ब्राह्मण होते हैं और एक जो होते हैं वो राजपूत होते हैं, और वो पांचों बैठकर डिसाइड कर रहे होते हैं, बात कर रहे होते हैं कि बिहार किस तरफ जा रहा है और बिहार में कौन सरकार बना रहा है, और एनडीए का पलड़ा सब के सब भारी बताते हैं। तो आप सोचिए ना कि मीडिया किसका है, और मीडिया पे पैनलिस्ट भी बन के आ रहे हैं, तो किसके बन के आ रहे हैं, कौन बन के आ रहे हैं? 3.5% लोग जो हैं उनकी वो मीडिया में बैठकर चर्चा कर रहे हैं और ये बता रहे हैं कि बिहार में पिछड़ों की नहीं अगड़ों का मुख्यमंत्री बनेगा कि कौन बनेगा। तो ये हमेशा से कब्जा जिनका रहा, हम ये मानते हैं कि शायद हमारी जब सरकार रही, चाहे केंद्र में सरकार बनी जनता दल की, चाहे बिहार में बनी या उत्तर प्रदेश में बनी, हम कहीं न कहीं इस मामले में हम फोर्थ पिलर जो है डेमोक्रेसी की, मीडिया पे हम भरोसा बहुत ज्यादा कर लिए कि आने वाले समय पे ये दिखाएंगे और अपना कर्तव्य निभाएंगे, जबकि हमें बहुत पहले ही इनसे सचेत हो जाना चाहिए था और अपने लिए और अपने लोगों के लिए मीडिया हाउसेस और तमाम मैगजीन्स और जो है कि अखबार, इस तरह की शुरुआत हमें करनी चाहिए थी। इसमें हम थोड़े से पिछड़े हैं और पिछड़ने का भी यही कारण रहा है कि हम फोर्थ पिलर ऑफ डेमोक्रेसी पे हम उस पर ज्यादा भरोसा कर लिए। हमें यह नहीं मालूम था कि जो कॉर्पोरेट लोग हैं उन्हीं की मीडिया है, और जिनकी मीडिया है उन्हीं की सरकार है, और जिनकी सरकार है वो सिर्फ कुछ परसेंट लोगों की सरकार है, और टोकनिज्म के तौर पर वो चेहरा तो किसी को बना देंगे लेकिन उसकी चलने कभी नहीं देंगे, और ये कहते रहेंगे देखिए मैं ओबीसी प्रधानमंत्री हूँ, और अपने आप को ओबीसी स्वघोषित ओबीसी कहते रहेंगे, ओबीसी हूँ सिर्फ और सिर्फ इसलिए कि आपको ओबीसी जो एक बड़ा वोट बैंक है, एक बड़ा समुदाय है, उसका वोट चाहिए, और आप अपने आप को ओबीसी कहते हो। लेकिन क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, उनसे यह सवाल है कि मंडल कमीशन की 2 सिफारिशें तो लागू हुई, और दोनों सिफारिशें एक लागू हुई जब वीपी सिंह जी की सरकार थी, एक लागू हुई जो यूपीए की सरकार थी। अगर आप अपने आप को सबसे बड़े ओबीसी नेता और प्रधानमंत्री और कुछ कुछ ऐसे मानने को कहते हो, तो आपने मंडल कमीशन की अन्य सिफारिशें क्यों नहीं लागू की? आपको इस दिशा में कदम लेना चाहिए था।
आप ओबीसी थे, आप ही के समय पे ईडब्ल्यूएस आरक्षण पास हुआ, और ईडब्ल्यूएस आरक्षण जो कि आर्थिक आधार पर है, उसमें पिछड़ों को, अति पिछड़ों को, दलितों को, आदिवासियों को, जो आर्थिक आधार पर कमजोर है, उनको स्पेस नहीं दिया गया। और उनका मेरिट अगर देखिएगा, कट ऑफ देखिएगा, तो एससी और एसटी से भी कम जाता है उनका कट ऑफ। आपने तो ईडब्ल्यूएस लागू किया, आपने अपर कास्ट के लिए लागू किया, लेकिन आपने यह नहीं बताया कि नहीं ओबीसी के संदर्भ में या दलित के संदर्भ में आपने कितना काम किया। आप बोलते हैं आप ओबीसी कमीशन को संवैधानिक दर्जा दे दिए, क्या दे दिए, लेकिन उस कमीशन, उसके जरिए कितने फंड रिलीज हुए, है ना। ओबीसी तमाम हमने प्रस्ताव रखे हुए थे, इवन मंडल कमीशन में है कि ओबीसी के लिए आप यूनिवर्सिटीज खोलिए, ओबीसी के लिए आप हॉस्टल्स खोलिए, उनके फेलोशिप की अलग से व्यवस्था करिए। तो आपने इस डायरेक्शन में काम क्यों नहीं किया? इसका मतलब कि अपने आप को ओबीसी का चेहरा बता के नरेंद्र मोदी 2014 से सिर्फ और सिर्फ छल रहे हैं ओबीसी को। और ये समय है कि बिहार में अब परिवर्तन हो, क्योंकि नीतीश कुमार जी का समय चला गया है। हम ये नहीं कहेंगे कि नीतीश कुमार जी पूरी तरह से सब गलत किए, लेकिन हाँ, नीतीश कुमार जी अभी के समय पे जो नीतीश कुमार जी हैं, वो नीतीश कुमार जी नहीं है जो 2005 में शायद अपने आप को प्रोजेक्ट किए होंगे, 2010 में अपने आप को प्रोजेक्ट किए होंगे, वो नहीं है। अभी नीतीश कुमार जी के हाथ में कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, मतलब ना तो नीतीश कुमार जी के हाथ में उनकी पार्टी है, ना ही नीतीश कुमार जी के हाथ में सरकार है, और ना ही नीतीश कुमार जी के कोई फैसले चलते हैं। इवन नीतीश कुमार जी माला हाथ में देंगे या माला गले में पहनाएंगे, यह भी डिसाइड करेंगे संजय झा, जो कि भारतीय जनता पार्टी से एक एजेंट बना के जदयू में भेजे गए हैं। जी। वैसे तो ये बहुत दुखद है कि मुख्यमंत्री और नीतीश कुमार जी जो बिहार के बड़े नेताओं में शुमार रहे हैं, इस तरीके से जो। लेकिन एक सवाल मैं आपसे चलते चलते जरूर पूछना चाहूंगा कंचना जी, कि जीविका दीदी को लेकर जब से तेजस्वी यादव ने घोषणा की, और दूसरी बड़ी घोषणा जो उन्होंने की कि बिहार के हर परिवार में जिनमें अभी तक सरकारी नौकरी नहीं है, उनको नौकरी दी जाएगी। इन दो घोषणाओं से लगता है कि बीजेपी और उनके सहयोगी दलों को सबसे ज्यादा तकलीफ हुई है। जो बड़ा सवाल बार बार पूछा जा रहा है कि आखिर पैसा कहां से लाएंगे, आखिर किस तरीके से इनको पक्का किया जाएगा, तनख्वाह कैसे दी जाएगी। तो इस सवाल का जवाब दे दीजिए ताकि आपको सुनकर उन्हें पता चल जाए कि कहां से पैसा आएगा। वही हम आपको बोल रहे हैं ना कि 2020 में चुनाव में तेजस्वी जी ने तो बस 10 लाख सरकारी नौकरी की बात की थी। जब 10 लाख सरकारी की नौकरी की बात की हुई थी, तब भी आप यही पूछ रहे थे कि पैसा कहाँ से लाएगा, जेल से लाएगा क्या, अपने बाप के घर से लाएगा क्या। ये नीतीश कुमार जी का लैंग्वेज था, उनकी भाषा थी ये। और जब हमने 10 लाख की घोषणा कर दी, और उसके बाद फिर ये एनडीए वाले कहते हैं कि हम 18 लाख सरकारी नौकरी देंगे। तो जब 10 लाख के लिए सरकारी नौकरी के लिए पैसा नहीं था, तो आपने 18 लाख फिर कैसे बोला? और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी साफ साफ बताए ना कि आप फिर 15-15 लाख पूरे देश भर के लोगों के खाते में ला रहे थे। हम तो सरकारी नौकरी देकर 30,000, 35,000, मैक्सिमम 50,000, 70,000, जो जिस ग्रेड की नौकरी होगी वैसा पे स्केल होगा, वैसा उसको दिया जाएगा। लेकिन आप तो 15 लाख लोगों के खाते में देने की बात कर रहे थे, उसका भी हिसाब लिया जाएगा। जब आप ये बोल रहे थे 2 करोड़ सरकारी नौकरी दी जाएगी तो हर साल, तो आखिर में उसका भी तो हिसाब दीजिएगा। लेकिन हम आपकी तरह नरेंद्र मोदी जी जुमला नहीं फेंकते हैं, हम जो कहते हैं वो सच कहते हैं और करके दिखाएंगे। जब हम कह रहे हैं कि हर घर सरकारी नौकरी, और आपको मालूम है कि बिहार में 1 करोड़ 41 लाख जीविका दीदी जो बनाई गई है, और ये तमाम बैंकों से, माइक्रो फाइनेंस कंपनियों से, आप गांव गांव चले जाइए और जीविका दीदियों का हाल पूछ लीजिए, वो बताएंगी कि हम कई माइक्रो फाइनेंस कंपनियों से हमने लोन लिया है। लोन कितना पता है? 5,000, 10,000, ब्याज उस पर लगता है। 10,000 रुपए लेती हैं बैंक से, माइक्रो फाइनेंस कंपनियों से, उस पर ब्याज लगता है। और 10,000 छोड़िए, उस ब्याज को चुकाते चुकाते उनका 50,000 तक पहुंच जाता है। तो हर गांव में परेशान है जीविका दीदी, और 10,000 रुपए देकर आपको लगता है कि अभी कहां से आ गया इतना पैसे, जो आपने चुनाव के एक दिन घोषणा करने से पहले आपने 10-10 हजार महिलाओं के लिए बांट दिया। तब तो आपने ये नहीं कहा कि पैसे कहां से आएंगे। 70,000 करोड़ का घोटाला हो गया। एक मंत्री के घर पर, इंजीनियर के घर पर रात रात भर 100-100 करोड़ रुपए जलते हैं। तो बताइए कि जितने करप्शन बिहार में हुए, जितने पुल गिरे हुए हैं, हर जगह आप कह दोगे कि चूहे बांध खा गए, आप कह दोगे कि चूहे पुल खा गए, चूहे शराब पी गए, आप माफिया तंत्र बना दिए हैं शराब की। पूरी तरह से रेवेन्यू जनरेट होता, आपने सही से पॉलिसी भी नहीं लागू की। तो आप
ने जो बिहार का इकोनॉमिक्स है उसको इतना अनबैलेंस कर दिया है कि कहाँ से रेवेन्यू आएगा, कहाँ जाएगा, कुछ अता पता नहीं है। जब हम कह रहे हैं जीविका दीदियों को जो कर्ज में डूबी हुई हैं, जिनको 10,000 आप दे दिए, अगर 30,000 उनका मतलब कि महीने की उनकी सैलरी होगी और सरकारी कर्मचारी का दर्जा मिल जाएगा, और उसमें भी जो महिलाएं गवर्नमेंट में हेल्प करेंगी, गवर्नमेंट के जो काम होंगे गवर्नमेंट सेक्टर में वहां पर ज्यादा हेल्प करेंगी, उनको अलग से बोनस भी मिलेगा, उनका जीवन उनका बीमा भी उन पर 5 लाख का लगभग बनेगा, इंश्योरेंस भी 5 लाख का होगा। तो आप क्यों नहीं, आपको लगता है कि बिहार की महिलाओं को इसकी जरूरत है? जब आप पैसे की बात करते हैं तो पैसे वहां से लेकर आएंगे जो आपके सारे मंत्री, करप्ट मंत्री अपने घर में दबा दबा के रखे हुए हैं, जो आपके सारे रिटायर्ड अधिकारी जो सरकार चला रहे हैं, लाखों करोड़ रुपए अपने घर में दबा के रखे हुए हैं, रात रात भर चलाते हैं। करप्शन खत्म होगा, रेवेन्यू के बेटर सोर्सेस जनरेट किए जाएंगे। ये ऐसा है कि आप सवाल पूछ सकते हैं कि पैसे कहां से लेकर आएंगे, लेकिन पैसे जब लेकर आएंगे तो पैसे हम लेकर आएंगे। अगर हम आज वादा कर रहे हैं, हमने जो कहा वो पूरा किया। यह भी कोई ऐसा राज्य है जहां पर एक दिन के अंदर 2.5 लाख लोगों को नौकरी मिल जाए? कोई ऐसा राज्य है जहां पर जो है कि ज्वाइनिंग लेटर बांटा जाए गांधी मैदान के अंदर सरकारी नौकरी का? तो ये अगर कहीं पर हुआ है तो 17 महीने की सरकार में हुआ है, और अगर विल है, करने की क्षमता है, अगर प्लान है तो किया जाएगा। अब बताइए कि 1,41,00,000 जीविका दीदी जिनको 10,000 सिर्फ मिलता है, कर्ज में डूबी हुई हैं, अगर उनको गवर्नमेंट एम्प्लॉय का स्टेटस मिल जाएगा, तमाम बेनिफिट उनको मिलने लगेगा और वो गवर्नमेंट सेक्टर में हेल्प करने लगेंगी, तो 1,41,00,000 जो यह भी पूछते हैं कितनी नौकरी कहां से लाओगे, तो नौकरी लीजिए। 1,41,00,000 नौकरियां तो ऐसे ही हो गई ना। और बिहार में मात्र 2.5 करोड़ घर है टोटल। आपको 1,41,00,000 जीविका दीदियों को सरकारी एम्प्लॉय का स्टेटस देकर ऐसे ही हमने जॉब दे दिया, जिनकी सैलरी हर महीने होगी 30,000 रुपए। तो यह हमसे मत पूछिए कि सरकारी नौकरी हम कहां से बनाएंगे। यह होती है नौकरी की सृजन, और ऐसे दिए जाते हैं पैसे। आप जो पैसे देंगे आप लोन देंगे, और हम पैसे जो देंगे वो नौकरी के तौर पर 30,000 महीने देंगे, जो कि वो मार्केट में खर्च करेंगी, मार्केट में भी डिमांड बढ़ेगा और उनके घर में भी बजट होगा। तो इस तरीके से प्लान बनता है, विजन होता है, और ऐसा नहीं होता कि 20 साल कुछ नहीं करे और लास्ट में चुनावी समय पे आकर आप जो है एक पैसे बांट कर आप वोट ले लो, आप वोट खरीद लो। बिहार की महिलाएं बहुत सजग हैं, बहुत समझदार हैं, वो इनके बहलाने और फुसलाने और 10,000 जो पैसे के पाने के चक्कर में नहीं है। वो ये है कि भाई अगर कोई महिला, उसको ये मालूम है कि उसको 30,000 रुपए महीने मिलेगा और उसको सरकारी स्टेटस का दर्जा मिलेगा, उसको हेल्थ का इंश्योरेंस अलग से मिलेगा 5 लाख का, और वो 2 साल के लिए लोन अगर वो ले रही हैं तो उस पर कोई ब्याज नहीं होगा, और एग्जिस्टिंग उनका जो लोन्स है उस पर उनका जो ब्याज है, ऋण है, उसको माफ कर दिया जाएगा। तो जीविका दीदी भी समझ रही है कि 20 साल से मूर्ख कौन सी सरकार उनको बना रही है, और अब कौन सी सरकार आने वाली है जो कि एक क्रांति करेगी। 1,41,00,000 महिलाओं के घर में सरकारी स्टेटस का दर्जा मिलना एक बिहार में एक बहुत बड़ी क्रांति होगी, और यह होके रहेगी। और ये लोग पूछते रहेंगे कि पैसा कहां से लाएगा, नौकरी कहां से इतना देगा। नौकरी दे दिया हमने ऐसे सीधे ही, और पैसा भी हम ला कर देंगे। जी बहुत बहुत शुक्रिया कंचना जी, आप हमारे साथ जुड़ी, और आपको और आपकी पार्टी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।